Good morning, students. Today we'll discuss about dipole in uniform and non-uniform electric field. मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर तुम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो क्या होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो क्या होगा। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में बात किया था। एट द सेम टाइम मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए दो पॉइंट कंसिडर की कि अलोंग द एक्सिस ऑफ द डायपोल वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने डिटरमाइन किया था इक्वेटोरियल पॉइंट में। ठीक है, तो वो वाला वीडियो अगर तुम देख चुके हो तो इसका वही कंटिन्यूशन है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कहेंगे और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसे कहेंगे। तो चलो लेट अस स्टार्ट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना वो थ्रू आउट द रीजन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म से पता ही चल रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन भी तुमने पढ़ा होगा। तो यूनिफॉर्म होगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो अगर थ्रू आउट द रीजन उसका वैल्यू सेम है तो उस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो अगर मेरा स्टेटमेंट ऐसा है और अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक चार्ज है, मान लो मेरे पास ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो इससे मैंने आर डिस्टेंस पे कोई भी एक पॉइंट लिया। तो अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सोर्स चार्ज के लिए इस पॉइंट पे कितना है, तो तुम कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो अगर इसके बारे में बात करूं, अब अगर तुम मेरे से पूछोगे सर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना है, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या इतना है, अगर इस मैंने और एक सेपरेट पॉइंट कंसीडर किया इस चार्ज से इतना डिस्टेंस पे, ठीक है, r1 डिस्टेंस पे, अगर यहां तक इस पॉइंट पे इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इतना है, तो इस पॉइंट पे इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या सेम होगा? तो द थिंग इज दैट कि नो, सेम तो नहीं होगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस तो अलग है, ये वाला डिस्टेंस अलग था, है ना। इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम नहीं होगा। अगर सेम नहीं होगा तो दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, अगर कोई केस हमें ऐसा मिलता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, लेट अस कंसीडर इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इसमें जो वैल्यू है वो अगर सेम होगा तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो मान लो मेरे पास एक ऐसा सिचुएशन है कि प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज से मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया P और वो वाला डिस्टेंस है R। तो इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा? ये होगा। क्लियर? अब देखो फिर से मैंने यहां से सेम डिस्टेंस यहां तक लिया, ये वाला डिस्टेंस भी R है, यहां पे एक पॉइंट लिया Q। क्लियर? अब बताओ इस चार्ज के लिए इस डिस्टेंस R पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा? R है, Q वही चार्ज है, वही सोर्स चार्ज है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर ही होगा, है ना। समझ रहे हो ना। अब फिर से R एक पॉइंट लेता हूं मैं यहां पे, सेम R डिस्टेंस इस चार्ज से, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? यही होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या कहना चाहता हूं। इस तरीके से मैं यहाँ पे भी स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले सकता हूँ, यहाँ पे भी एक स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले सकता हूँ, है ना। और इस सारे पॉइंट्स को मैं अगर जोड़ दूं तो ऐसा कुछ फिगर आएगा मेरा। समझ रहे हो ना। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सारा सेम है, जितना भी डिस्टेंसेस लोगे सारा सेम आएगा। इसका मतलब ये काइंड ऑफ एक स्फीयर मान लो, मैं सर्कल कह रहा हूँ फॉर द टाइम भी, मान लो एक सर्कल हो रहा है, ये सारा रेडियस है, सारा सेम होगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर E है इस चार्ज के लिए, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इसी चार्ज के लिए यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे तुम, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E ही रहेगा, है ना। मतलब ये तो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स हो गए ना, सर्कल जैसा हो गया, सारा रेडियस हो गया, जितना भी डिस्टेंस तुम लोगे सारा R ही होगा। और सोर्स चार्ज का वैल्यू तुम चेंज नहीं कर रहे हो, वही सोर्स चार्ज के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ले रहे हो, बट पॉइंट्स तुमने ऐसे सिलेक्ट की कि सारा पॉइंट मतलब इस सरफेस पे कहीं पे भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इस सरफेस में कहीं पे भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, उसका मैग्नीट्यूड यही होगा। दैट मींस आई कैन से कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब इन सरफेसेस में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है ना। तो दैट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो मैं एक बात कहने वाला हूं कि यहाँ पे जो मैं कंसीडर करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
इलेक्ट्रिक, पहली बात तो डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैं लिख देता हूं, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ई एफ लिखा मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक डाइपोल को तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखना है, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया, इस डायरेक्शन पे है। अब तुम देखो, अगर कहीं पे भी तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन तुम्हें मतलब लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ड्रॉ करके दिया हो ना, तो तुम्हें अपने आप से पता होना चाहिए कि एक्चुअली इस साइड पे क्या होगा, इस साइड पे क्या होगा, इस साइड पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा शायद। क्यों शायद, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो मतलब दिया नहीं है ना, इनविजिबल है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज होता होगा शायद, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ही लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा। क्लियर? तो वो कॉन्सेप्ट तुम्हें मतलब पता होना चाहिए। वैसे तुम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी तो तुम्हें पता ही है ना। तो देखो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रीजन पे एक चार्ज होगा एक्चुअली, जो इनविजिबल है, जो हाइपोथेटिकल तुम्हें कंसीडर करना है, वो पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने एरो ऐसे दिया ना, एरो ऐसे दिया, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा। क्लियर है? अब देखो मेरा कंसीडरेशन ऐसा है, मैं कह रहा हूं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अगर ई होगा ना, तो कहीं पे पॉइंट तुम यहाँ पे भी लोगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होगा, अगर यहाँ पे लोगे तब भी ई होगा, कहीं पे भी तुम पॉइंट कंसिडर करो तो सारे जगह पर यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ही होगा, ठीक है। अब तुम शायद ये सोच रहे होगे कि सर ने तो पहले ऐसे बना दिया आर आर करके क्यू चार्ट से, ऐसे बना के कह दिया कि ये वाला पॉइंट यूनिफॉर्म है। अब कह रहे हो कि ये डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस अलग अलग लग रहा है ना। ये डिस्टेंस अगर आर है तो ये वाला डिस्टेंस तो आर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो मैंने इसके लिए तुम्हें और एक चीज बताया था, ऑब्वियसली इसका एक्सप्लेनेशन ये सर्कल वाला से नहीं होगा, आई डू एग्री विथ इट, ठीक है। बट इसके लिए मैंने एक चीज बताया था तुम्हें मेरे पिछले वीडियो में कि इस चैप्टर में हम जितना भी एनालिसिस करेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, और वहां पे हम ऐसे देखेंगे, ऐसे वाला केस होगा, ऐसे वाला केस होगा, और एक केस में ये मैंने बताया था कि अब जितना भी हम स्टडी करेंगे मैक्सिमम जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमने ये निकाल लिया था, ठीक है ना। डायपोल के लिए पिछले वीडियो मैंने ये भी वेरिएशन दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, हम इसी चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे, मतलब ठीक है। तो एक केस ऐसा भी आएगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हमने किया नहीं अभी तक, इसको करना है, ठीक है। और एक चीज ये भी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। अब जब इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो जाएगा तो डिस्टेंस तुम कहीं पे भी लो ना, वो तो सेम ही होगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक एक्चुअली गॉस लॉ के बाद आता है, ठीक है। तो मैं तो तभी करवाऊंगा, और डायपोल के साथ तो ये आ जाता है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि लेट अस, अब तुम मान लो कि कोई भी पॉइंट हो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम ही है, ठीक है। वैसे मैंने पहले जो बताया वो तुम्हें ये बताया कि हाउ टू मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना सकता हूं मैं, एक जरिया मैंने बताया था, ठीक है। और अब जो कंसिडर कर रहा हूँ वो दूसरा वाला केस है, ये वाला केस होगा इंडिपेंडेंट ऑफ आर, प्लेन शीट वाला केस हो सकता है, ठीक है। तो प्लेन शीट वाला अभी मैं तुम समझोगे नहीं, क्योंकि गॉस लॉ मैंने पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो गॉस लॉ करवाते समय तो वो तो करवा दूंगा बेटा। तो फॉर द टाइमिंग अब ऐसे मान लो कि यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट ले लो, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तो यूनिफॉर्म है। चलो अभी आगे बात करते हैं। तो डायपोल क्या करना है मुझे, डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। तो मान लो मेरे पास एक डायपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है। तो इसको तुमने क्या किया पता है, इसको तुमने देखो, इस डायपोल को अगर तुमने ऐसा रख दिया, ऐसे मान लो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। इसको मैं रख कर देता हूं। अब तुम्हें ये पता है कि कोई सा भी पॉइंट हो, कोई सा भी पॉइंट हो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। क्यों? क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर, हाँ, कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो एक डायपोल को तुमने ऐसे इंक्लाइन रख दिया, ऐसे नहीं, ऐसे था डायपोल, ऐसे था, मान लो तुमने इसको ऐसे करके रखा है, तो तुमने इसको ऐसे करके रखा है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। ये वाला डिस्टेंस क्या होता है पता है ना, ये वाला डिस्टेंस मैंने ट्वाइस ए लिया था, ये ट्वाइस ए है, ये वाला डिस्टेंस है ना, समझ रहे हो। डायपोल का मैंने ट्वाइस लिया था, तो ट्वाइस डी भी ले सकते हो तुम,
दैट इज नॉट ए बिग डील, तुम डी ले सकते हो। चलो ट्वाइस से लेके चलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम किताबों में तुम्हें यही मिलेगा, तो समझने के लिए आसानी होगी, और कुछ नहीं है। तो देखो ये वाला डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस वो ट्वाइस है। अब तुमने इसको एक एंगल में रखा है थीटा, ये एक एंगल है थीटा, कोई सा भी एंगल हो थीटा ही होगा, थीटा ही होगा, है ना। कोई सारे पैरेलल है ना, लाइंस ऑफ फोर्स सारे पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर। तो ये एंगल मैंने मान लिया कि थीटा है, मान लो ये एंगल ये भी थीटा ही होगा। हाँ, अब तुम समझने की कोशिश करो, अगर तुमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम ये समझते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। अब इस पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे निकला। अब देखो ये लाइंस ऑफ फोर्स जाते समय पहले इस चार्ज को मिला, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला चार्ज है माइनस क्यू, इसको समझने की कोशिश करो। यहाँ पे माइनस क्यू, इसको एक चार्ज मिला, इस लाइंस ऑफ फोर्स को यहाँ पे एक चार्ज मिला, ठीक है। लाइंस ऑफ फोर्स को मतलब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या मिला, नेगेटिव चार्ज मिला, तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा ना। मैंने एक चीज बता दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम्हें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, और फोर्स के लिए क्या चाहिए, तुम्हें टेस्ट चार्ज चाहिए। तो ये वाला जो चार्ज यहाँ पे जो चार्ज होगा, यहाँ पे जो इनविजिबल है, जो हाइपोथेटिकल तुम समझ रहे हो कि ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को इस पॉइंट से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो कौन सा फोर्स से करेगा, फोर्स, कौन सा फोर्स, इस माइनस क्यू चार्ज को, इस माइनस क्यू चार्ज को जो वो अट्रैक्ट करेगा, वो फोर्स क्या होगा, फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। तो ई सॉरी एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये मैंने पहले बता दिया था, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन में ये सारा चीज बता दिया, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जो चार्ज है, जब ये ऐसे जा रहा है इसके लाइंस ऑफ फोर्स, तो इस चार्ज को ये अट्रैक्ट करेगा, कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पे पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, क्लियर है। अब जो अट्रैक्ट करेगा वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, तो मैंने माना कि ई है, ई मैग्नीट्यूड ई है, तो ई चार्ज कितना है, क्यू माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू ई, ठीक है। मैंने माइनस लगाया क्योंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर दिया, ठीक है। अब देखो, अब जब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आगे जा रहा है, जाते 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 इस पॉइंट पे आके इसको और एक चार्ज मिला, है ना। अब ये वाला चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज ही था, पॉजिटिव चार्ज था, तो इसलिए इसने इसको ऐसे अट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ऐसे अट्रैक्ट किया। यहाँ पे पॉजिटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, तो इसको ये प्लस क्यू ई से रिपेल करेगा इस साइड में, क्लियर, समझ रहे हो। देखो ये वाला डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम तुम समझ नहीं पाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो पहले क्या था सिचुएशन, तुमने एक डायपोल रख दिया था, मैं फिर से यहाँ पे कर देता हूं, ऐसे था मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तुमने डायपोल ऐसे रख दिया, मान लो ऐसे रख दिया, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। मैंने क्या कहा कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, ऐसे जाते हुए पहले इसको मिला, इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है, ये माइनस चार्ज है, अट्रैक्ट कर देगा, और यहाँ पे इसको रिपेल कर देगा, कौन सा फोर्स से, क्यूई, और यहाँ पे माइनस क्यूई फोर्स से, ठीक है, क्लियर। ये चीज बताया। एक चीज मैंने और बताया, देखो ये वाला जो एंगल है, अब देखो माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मतलब मेरे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। अगर मेरे पास माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहां पे होगा, ये होगा। ये हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस की थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होगा वो माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज में होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे होगा। देखो देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। और ये वाला क्या था, ई का डायरेक्शन है, ये वाला ई का डायरेक्शन है, क्लियर। इसका मतलब व्हाट इज थीटा, देखो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, है ना, क्लियर है। थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई,
समझ रहे हो? तो क्या क्या सिचुएशन मैंने यहाँ पे बताया कि तुम्हारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसमें तुमने एक डायपोल को एक सर्टेन एंगल में ऐसे रख दिया, फिर उसका कुछ डायग्राम तुमने ड्रॉ किया कि तुमने कहा कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ट्वाइस है, वो हम ऐसे ही ट्वाइस ही लेते हैं, ठीक है। फिर तुमने कहा ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है इसको दो चार्ज मिला, यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज, इसका नेचर नेगेटिव है तो ये इस तरफ अट्रैक्ट होगा। कितना फोर्स से अट्रैक्ट होगा? तो माइनस क्यू इससे डायरेक्शन दे रहे हो, क्योंकि ये वाला फोर्स दोनों वाला फोर्स दे रहे हो तुम, इसमें जो फोर्स होगा वो ऐसे रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, यहाँ पे जो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स मतलब लीनियर जो फोर्स होता है लीनियर मोशन के लिए, ठीक है, क्या है? टोटल ट्रांसलेशनल फोर्स क्या है? माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों का एडिशन होगा, ठीक है। तो कितना होगा? ये तो जीरो हो जाएगा। तो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स जीरो होता है, ये याद रखना। अगर तुम्हारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया, कोई सा भी एंगल में रख दिया, अगर कोई एंगल नहीं भी होगा तब भी जीरो ही होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जो होगा जीरो होगा। मैंने कहा कि अगर कोई भी एंगल नहीं होगा तब भी जीरो होगा। क्यों? अगर एंगल नहीं भी होता तो क्या सिचुएशन होता, ये तुमने लिख लिया होगा। अगर मेरे पास ऐसा है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल भी ऐसा ही है, मान लो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, तब भी तो ये इसको ऐसे खींचता माइनस क्यू से, है ना, और इसको इस पॉइंट से ऐसे रिपेल करता प्लस क्यू डायरेक्शन से, तभी तो टोटल फोर्स जीरो ही होगा। एंगल होगा तब भी जीरो होगा, एंगल नहीं होगा तब भी जीरो होगा। बट कौन सी वाला केस में? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो एक चीज फिर से याद रखना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं लिख देता हूं नेट फोर्स इक्वल टू जीरो होता है। किसके लिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स, ट्रांसलेशन यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं मैं, पहले लिखा था, ठीक है। दोनों को ऐड करो तो हुआ क्या? मतलब ठीक है, मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रख दिया, अब नेट फोर्स तो जीरो हो गया, इसका मतलब खत्म हो गया क्या कहानी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो ये है तुम्हारे पास डायपोल, यहाँ पे माइनस क्यू था, यहाँ पे प्लस क्यू था। अब सिचुएशन को समझो, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इस साइड पे और उस साइड पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर दो एंड में फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगा? इसको घुमा देगा। अगर तुम्हें रोटेशन करवाना है तो क्या करना है? तुम्हें कपल चाहिए, रोटेशन करवाना है तो तुम्हारे पास दो एंड पे इस ऑब्जेक्ट को तुम रोटेट करना चाहते हो, तो एक फोर्स तुम ऐसे दोगे और एक फोर्स ऐसे दोगे, तभी तो रोटेट हो पाएगा, है ना। कोई सा भी ऑब्जेक्ट को तुम अगर रोटेट करवाना चाहते हो तो फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स कैसा होना चाहिए? मान लो इसको मैं ऐसे घुमाना चाहता हूँ, इसको मैं ऐसे घुमाना चाहता हूँ, तो अगर इसको मैं इस तरीके से इस उंगली से ऐसे फोर्स दूं और उस उंगली से नीचे ऐसे फोर्स दूं, तब जाके ये घूम जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी तो ऐसे हो रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये इसको घुमा देगा। ऐसे था, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये इसको घुमा देगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पे एक टॉर्क रहेगा। क्लियर? तो टॉर्क यहाँ पे एग्जिस्ट होगा, फोर्स यहाँ पे जीरो होगा, टोटल फोर्स जीरो होगा। बट उसी फोर्स के लिए देखो, दोनों फोर्स का जो समेशन है वो तो जीरो है, बट दोनों फोर्स कंबाइनली क्या कर रहा है? रोटेट करने में हेल्प कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या समझा हमने? अल्टीमेटली ये समझा, अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रख दिया ना, तो वो डायपोल का जो नेट फोर्स होगा वो तो जीरो होगा, बट टॉर्क एग्जिस्ट करेगा और वो टॉर्क उसको रोटेट कर देगा। क्लियर है? तो एक्चुअली हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं पता है? एक्चुअली हम यहाँ पे टॉर्क का एक्सप्रेशन ही निकालेंगे। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क? ठीक है, तो टॉर्क होता क्या है? देखो, टॉर्क होता है क्या है? टॉर्क है तुम्हारा डेफिनेशन ऐसा, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इनटू देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं इस डायग्राम को रब नहीं करने वाला, तो यहां पे कहीं पे लिखता हूं। तो मान लो मैंने टाउ लिख दिया, इसको टाउ, ठीक है, टॉर्क को टाउ लिख दिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दो फोर्स में से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड ले लो, तो क्या है? क्यू ई है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो क्यू ही है ना, डायरेक्शन के हिसाब से ये माइनस है, ये प्लस है।
इनटू, आई रिपीट ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, इनटू समझाने के लिए, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं वो बना लेता हूँ ना, देखो यहाँ पे एक फोर्स है और यहाँ पे एक फोर्स है, ठीक है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो यहां से तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप की, ठीक है, तो मान लो ये वाला डिस्टेंस मैंने डी लिखा, मेरा डायग्राम बहुत ही गैदरिंग हो रहा है, तुम अच्छी तरीके से ड्रॉ करना, ठीक है, एक एक चीज बारीकी से देखना और ड्रॉ करना, तो ये पूरा इतना, तो अब देखो ये वाला एक फोर्स है और ये वाला एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है और यहाँ पे एक फोर्स है, इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये वाला डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर नहीं है, इन दोनों के बीच में ये भी एक डिस्टेंस है ऑब्वियसली, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी ना है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये मैंने डी पकड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, अगर मैंने डी का वैल्यू निकाल लिया तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, अगर मैंने डी का वैल्यू निकाल लिया तो मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्लियर है, क्या कहा मैंने, फिर एक बार, अगर मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखता हूं, अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखता हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल को, तो उसमें नेट फोर्स 0 होगा, बट दो फोर्स ऐसे एंड से एक्ट कर रहा है ना, तो इसको ये रोटेट कर देगा, मतलब टॉर्क एग्जिस्ट करेगा, अगर टॉर्क एग्जिस्ट करेगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क, तो टॉर्क का डेफिनेशन ऐसा है कि इसका एक्सप्रेशन निकालना है तो तुम्हें मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस करो इनटू देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस मैंने लिखा QE और डिस्टेंस मैंने D पकड़ लिया, ये वाला डायग्राम में, डायग्राम ठीक से ड्रॉ करना, ठीक है, लास्ट में एक बार मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करूंगा भी, चलो तुम्हारे लिए अब देखो सिचुएशन को समझो, इस D को तुम्हें निकाल, अब इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको एक इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने, अब ये वाला ट्रायंगल देख लो, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में क्लियर, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं तो क्या होगा बताओ, साइन थीटा क्या होगा, दिस साइड डिवाइडेड बाय दैट साइड, दिस साइड कितना है, डी तुमने लिखा, और ये कितना है, ट्वाइस है, क्लियर, तो इस हिसाब से डी कितना हुआ तुम्हारा, ट्वाइस है साइन थीटा, डन, समझ चुके हो क्या करना है, इस डी को वहां पे पुट कर देना, ठीक है, फिर से ये तुम्हारा ट्रायंगल हुआ, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रायंगल हुआ, तो ये वाला डिस्टेंस तुम्हें निकालना है, अब तुम कहोगे सर, तुम ऐसे कह सकते हो सर, ऐसे देखो सर, ये भी तो साइन थीटा है, तब तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, क्या तुम्हें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तुम ये ट्रायंगल कंसीडर, तुम ये ट्रायंगल कंसीडर अगर करना चाहते हो ठीक है करो, नॉट एन इशू, बट क्या तुम्हें ये वाला डिस्टेंस निकालना है, अब बताओ ये वाला डिस्टेंस तुम्हें निकालना है, नहीं है ना, तो तुम्हें तो इतना निकालना डिस्टेंस, तो तुम तो ये वाला ट्रायंगल ही कंसीडर करोगे ना, फिर तुम कहोगे थीटा एंगल तो यहाँ पे भी है थीटा, तो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर ले, इतना डिस्टेंस हमें नहीं निकालना है, क्लियर है, कंफ्यूजन मत रखना, ये डायग्राम मैं फिर से ड्रॉ करने वाला हूँ, चलो, तो मैं ये लिखता नहीं हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 वी गेट, तुम लिख लोगे तो लिख लो, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या है, QE इंटू डी कितना है, ट्वाइस ए साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पर लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इसको रब कर देता हूं, अब हमें मिल गया, देखो अब ठीक से लिखते हैं, ट्वाइस ए QE साइन थीटा, क्लियर है, अगर तुम्हारे पास ऐसा है सिचुएशन -q प्लस q और सेपरेट बाय डिस्टेंस ट्वाइस है, ठीक है, ये डायपोल है, पिछले वीडियो में पूरा बता दिया था मैंने डायपोल के बारे में, तो इसका डायपोल मोमेंट P का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब ट्वाइस ए q क्या होता है, P होता है, तो ट्वाइस ए q की जगह पर मैं P लिख सकता हूं, और E साइन थीटा, E साइन थीटा ऐसे, ठीक, तो देखो क्लियर, तो तुम्हारे पास टॉर्क ये एक्सप्रेशन आ गया, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, याद रखना टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है, अब देखो एचएस फर्स्ट ईयर में तुमने ये सीखा हुआ था कि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है ए डॉट बी, तो वो उसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है, और अगर तुम्हारे पास ए क्रॉस बी होता है तो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है, एन कैप, तो
इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तब तो एन कैप नहीं रहेगा, ए बी साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हो, तो टाउ में अगर तुम वेक्टर दोगे तो फिर पी क्रॉस ई, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ वेक्टर भी लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरा मिशन था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए टॉर्क होगा कि नहीं होगा, तो हमने पता लगाया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टॉर्क होगा। ठीक है, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर तुमने सर्टेन एंगल पे इसको इंक्लाइन करके रखा हुआ है तो उसका एंगल होगा, सॉरी उसका एक्सप्रेशन होगा पी साइन थीटा, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। ठीक है, अगर सिचुएशन ऐसा है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल रखा, अगर ये तुम लिख चुके होंगे, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल रख दिया तो मुझे पता है कि नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल है तो क्या टॉर्क 0 होगा, तो तुम कहोगे नहीं सर टॉर्क तो 0 नहीं होगा क्योंकि टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा है। तो देखो टॉर्क ऐसा नहीं कि टॉर्क 0 नहीं होगा, टॉर्क कैन आल्सो बी 0। कैसे, इफ थीटा इक्वल टू 0, देखो साइन 0 कितना है, 0 ना, तो टॉर्क 0 होगा जब थीटा इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब समझो, इस डायग्राम को मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। इसका फिजिकल मीनिंग क्या था, मतलब मेरे पास एक ऐसे था माइनस क्यू प्लस क्यू, इसके लिए चार्ज ऐसे गया, सॉरी फोर्स ऐसे गया, माइनस क्यू मैंने यहां पे लिख दिया, प्लस क्यू के लिए फोर्स ऐसे गया। ठीक है, ठीक है, फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये था। ठीक है, इसको मैंने डी बताया था, ये वाला डिस्टेंस ट्वाइस ए था यहां से। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा था, माइनस से ये देखो ये वाला पी था, पी का डायरेक्शन माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, हाँ, और ये वाला पी का डायरेक्शन था, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, वो मैंने लिखवा दिया था। ठीक है, अब इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग ये है, अगर तुमने कोई भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टिल्ट करके रखा है ना, एट एन एंगल रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ना ऐसे करना चाहता है, मतलब उसको स्टेबल करना चाहता है, मतलब उसको टॉर्क एक्ट करना चालू हो जाएगा और रोटेट करके इसको अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड कर देगा। अगर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मतलब अब डायपोल ऐसे हो गया, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, तो पी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ई भी इसी डायरेक्शन में, इसको रोटेट करके ये ऐसे कर देगा, ऐसे था ऐसे कर दिया। अब थीटा कितना है, 0 हो गया, तब टॉर्क खत्म। ठीक है, तो फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने डायरेक्शन में लेके आना चाहता है, उसको इक्विलिब्रियम में रखना चाहता है, और इस केस को हम कहते हैं ना स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये डायग्राम आप फिर से ड्रॉ किया मैंने, समझ चुके हो ना, तो इसको मैं रफ करता हूं। तो इस वाले केस को मैं कहता हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो टाउ इक्वल टू अगर पी साइन थीटा है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा है, तो थीटा इक्वल टू 0 होने से टॉर्क 0 होता है। अब देखो थीटा इक्वल टू अगर मैं पाई कहता हूं मतलब 180 डिग्री होता है, थीटा इक्वल टू पाई मतलब 180 डिग्री होता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग मतलब देखो P और E के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, P और E के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा, मतलब E तो इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे माइनस चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज है, तो P का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस टू प्लस माइनस क्यू टू प्लस क्यू। मतलब तुमने डायपोल पहले ऐसे था डायरेक्शन, फिर इसको घुमाते घुमाते उल्टा कर दिया है ना, तब भी टॉर्क 0 है। क्या इक्विलिब्रियम में है, टॉर्क 0 है तो इक्विलिब्रियम में है। बट इसका इंटेंशन क्या रहता है पता है, इसका इंटेंशन रहता है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, कि मतलब P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन सेम रहे। यहाँ पे P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, आंसर इज यस, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये तो टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है ना, टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है ना, टॉर्क इक्वल टू 0 फॉर 180 डिग्री, टॉर्क इक्वल टू 0। तो फिर केस क्या है, तो फिर इसका तुमने इसको रोटेट करते हुए, इतना एंगल था, थीटा एंगल था, फिर रोटेट करते 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 ऐसे ही कर दिया, अब तो उल्टा ही कर दिया, मतलब P इस डायरेक्शन में है, E इस डायरेक्शन में है। इसका नेचुरल टेंडेंसी रहता है कि इसको घुमा के ऐसे ले आए, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब टॉर्क इक्वल टू 0 एट थीटा इक्वल टू पाई, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है,
अनस्टेबल क्यों बताया मैंने, क्योंकि इसको अपना पी का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम रखना है। इसका नेचुरल टेंडेंसी ये होता है, देखो इस यूनिवर्स में सारा चीज ही स्टेबिलिटी में रहना चाहता है, ठीक है, मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है, मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है। इसको मैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बात कर सकता था, और यही टॉपिक, इसी टॉपिक को आगे बढ़ते हुए हम पोटेंशियल एनर्जी का ही बात करेंगे, बट पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर 2 में है, ठीक है। बस तुम इतना समझो कि ये अपना मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है। मिनिमम एनर्जी तभी होगा जब ये ऐसे होगा, मतलब यहाँ पे माइनस क्यू होगा, यहाँ पे प्लस क्यू होगा, यहाँ पे माइनस क्यू होगा, यहाँ पे प्लस क्यू होगा, तब जाके पी का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम होगा, तब इसका एनर्जी मिनिमम होगा। तो उस केस को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, इस केस को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो चलो आगे बात करते हैं। तो इससे हमने सीखा क्या? सीखा ये कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को तुम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा, कोई सा भी एंगल में रखते हो तो, और वो टॉर्क एक्ट करते 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 क्या करेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइन कर देगा, ठीक है, तब टॉर्क जीरो हो जाएगा। अब अगर मैं ऐसा कहूं कि टाउ का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो तुम कहोगे सर पीई साइन थीटा था, आप थीटा के जगह पर 90 डिग्री लिख दो, तो पीई होगा, ये क्या होगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। अगर मैं ये कहता हूं कि टॉर्क थीटा का कौन सी, मतलब टाउ इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं पीई साइन थीटा, मैं अगर तुमसे पूछूं कि कौन सी दो एंगल्स के लिए, टू एंगल्स माइंड इट, कौन सी दो एंगल के लिए टाउ का वैल्यू, मतलब टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो उसका मैक्सिमम वैल्यू से आधा हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, पी, मतलब तुम्हें ये बताना है कि टाउ इक्वल टू पीई बाई 2 ये होगा अगर एंगल, कौन सा दो एंगल्स के लिए होगा, दो एंगल्स, तो एक एंगल तो तुम इजीली बता दोगे कि थीटा इक्वल टू सर 30 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 30 इक्वल टू हाफ होता है, तो पी बाई 2 होगा, है ना। और दूसरा बताओ, एक एंगल तो 30 डिग्री होगा, पीई साइन 30 लिखोगे, मैं लिख देता हूं, वैसे तुम समझ चुके हो, फिर भी टाउ इक्वल टू पीई साइन 30 लिखोगे, तो पीई साइन 30 मतलब हाफ, तो पीई मैक्सिमम था, पी मैक्सिमम था, डिवाइड बाई 2 हाफ हो गया, मैक्सिमम का आधा हो गया। नेक्स्ट कौन सा एंगल है, नेक्स्ट है थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। कैसे, तो देखो, आई होप कि तुम खुद से समझ जाओगे। टाउ इक्वल टू पीई साइन 150 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं पीई साइन 90 प्लस 60 डिग्री, तो पीई इतना तुम्हें पता है ना, एएसटी से तुम्हें रूल पता है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 होने की वजह से ये कॉस हो जाएगा और 60 डिग्री हो जाएगा, ये पता है ना, एएसटीसी, ये 90 प्लस थीटा, मतलब साइन के वहां पे क्वाड्रेंट में ही है तो प्लस ही होगा, cos 60 मतलब हाफ होगा, तो पी बाई 2, क्लियर। तो वो दो एंगल देखो, एक एंगल तुम बता सकते हो इजीली, बट दूसरा एंगल तुम्हें समझना पड़ेगा। तो दो एंगल्स होते हैं जिसकी वजह से टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का हाफ होता है, आधा होता है, ठीक है। तो चलो मैंने ये बता दिया तुम्हें। नेक्स्ट मुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करने से पहले हम एक और छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। चलो, हमें ये पता है कि टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसा भी आया था एंट्रेंस में शायद, कि तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई किया हुआ है ई, ठीक है, ऐसे एक डायपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये वाला एंगल थीटा जो है वो बहुत ही स्मॉल एंगल है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल एंगल है। तो तुमने थोड़ा सा स्मॉल एंगल से इसको इंक्लाइन किया। अब देखो ये वाला एंगल मैंने जैसे ड्रॉ किया उस हिसाब से ये वाला एंगल बहुत बड़ा लग रहा है, 30 डिग्री 45 डिग्री जैसा लग रहा है, ठीक है, 45 डिग्री जैसा लग रहा है, तो इतना बड़ा एंगल है ये, वो तो समझाने के लिए ऐसे किया। क्वेश्चन में ये था कि एक चार्ज है जिसका मास m है, एक चार्ज है जिसका मास m है, उसको तुमने ना स्मॉल एंगल थीटा से वो कर दिया, इंक्लाइन करके रखा हुआ है, तो इस स्मॉल एंगल की वजह से ये ना ऑसिलेट करना शुरू कर दिया, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस एक्सिस में, along the axis perpendicular to the
सेंटर ऑफ द डायपोल, वो आई है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में ऐसे एक्सिस ऐसे जा रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डायपोल, ठीक है, वो आई है। तो पूछ रहा है कि ये जो ऑसिलेट करेगा इसका टाइम पीरियड जो है वो क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन को मुझे पता है, क्वेश्चन को तुम समझ भी नहीं पाए, मैंने क्या होता है कुछ लिखा भी नहीं, ऐसे ऐसे बता के चला गया है ना। तो इसको समझने के लिए चलो, इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा वो चीज समझते हैं। ऐसे ही चलो वाला पेंडुलम वाला केस मान लो, ये एक पेंडुलम था बॉब, एचएस फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इस बॉब को तुमने अगर स्मॉल एंगल थीटा ऐसे कर दिया ना, स्मॉल एंगल थीटा यहाँ पे थोड़ा सा मीन पोजीशन से शिफ्ट कर दिया ना, तो क्या होता है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, क्लियर है, ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट जब करता है तो ये यहाँ पे रुक क्यों नहीं जाता, क्योंकि हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम ये पता चलता है कि v जो होता है v होता है ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर y इक्वल टू ए साइन थीटा हो तो, है ना, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा हो तो, तब हम कहते हैं अगर y इक्वल टू 0 है, अगर y इक्वल टू 0 है तो ये ए स्क्वायर माइनस 0 होगा, तो ये a निकल जाएगा, a ओमेगा v इक्वल टू ए ओमेगा होता है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होता, उल्टा मैक्सिमम होता है, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है v इक्वल टू ए ओमेगा, मतलब ये अपने इनर्शिया के वजह से यहाँ पे रुकता नहीं है, वेलोसिटी मैक्सिमम भी होता है, वहां से चला जाता है, फिर ये रेस्टोरिंग फोर्स इसको खींच के लाता है, फिर ये यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, फिर ये ऐसे जाता है, तो ऐसे ऐसे ये ऑसिलेट करता रहता है, क्लियर है। यहाँ पे क्या रेस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स नहीं है, रेस्टोरिंग टॉर्क है। तुमने एक चीज ऐसा था, मान लो ये वाला डायपोल पहले ऐसा था, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था और पी का डायरेक्शन भी ऐसा था, इसको तुमने क्या किया अभी ऐसे कर दिया। अब हमने सीखा क्या, जब भी तुम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को एट एन एंगल इंक्लाइन कर दोगे तो टॉर्क उसको ऐसे करेगा। तुमने इसको क्या किया, तुमने इस डायरेक्शन पे एक टॉर्क, समझ लो बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ, माइनस क्यू प्लस क्यू, पी का ई का डायरेक्शन ऐसा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में था मान लो, और पी का डायरेक्शन भी ऐसा ही था, दोनों एक ही तरफ था। तुमने यहां से लेके ऐसे डिस्प्लेसमेंट किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा। अब प्लस क्यू चार्ज यहां चला गया, पहले यहां पे था अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब इसको टिल्ट किया तुमने, तुमने इस डायरेक्शन पे इसको टिल्ट किया, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। टॉर्क कहां लग रहा है, क्या टॉर्क यहां लग रहा है, नो, टॉर्क कहां लग रहा है, टॉर्क का काम क्या है, वो उसको मिनिमाइज करेगा, वो उल्टा, मतलब वो इसको घुमा के पी और ई को एक ही डायरेक्शन में लाने का कोशिश करेगा, क्लियर है, क्लियर है, समझ रहे हो ना आप। तो यहाँ पे रेस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है, देखो ये वाला चीज जो होता है वो लीनियर मोशन, मतलब ऑसिलेटरी मोशन है, और यहाँ पे रोटेशनल मोशन काम कर रहा है ना, रोटेट करवा रहा है। तो तुमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में दिए, तुमने माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे था, फिर इसको तुमने ऐसे कर दिया, तो पहले ऐसे था फिर तुमने ऐसे कर दिया, माइनस क्यू प्लस क्यू हो गया, ये थीटा हो गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था ई, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में टॉर्क लगा रहा है, तुमने इस डायरेक्शन में थीटा एंगल पे डिस्प्लेस किया था, उल्टा है। अब देखो जब स्मॉल एंगल में तुम करोगे तो टॉर्क जब इसको यहाँ पे लेके आएगा ना, तो मीन पोजीशन पे इसका वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, इसलिए मैंने इसको बताया, क्लियर, क्लियर। तो अब सुनो इस प्रॉब्लम में क्या था, इस प्रॉब्लम में था कि तुमने एक डायपोल को स्मॉल एंगल थीटा से टिल्ट कर दिया। आई रिपीट, दिस एंगल इट सीम्स ये 45 डिग्री है, तो थीटा इज लेस देन 4 डिग्री, ठीक है, बहुत छोटा सा एंगल। तो क्वेश्चन ये था कि एक डायपोल था, उसको तुमने एक एंगल थीटा जो कि बहुत स्मॉल है वहां पे रख दिया, डायपोल में जो चार्जेस है प्लस क्यू सेम चार्ज होगा, ऑपोजिट साइन होगा, तो उसका मास m है, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो ऑसिलेट कर रहा है, इसका तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है, इसका जो मोमेंट रोटेट कर रहा है, ये तो रोटेट कर रहा है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये I है, पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इसका टाइम पीरियड कितना है वो निकालना है मुझे, क्लियर। तो देखो इसको सॉल्व करने से पहले सिचुएशन ये अगर क्लियर है तो तुम समझ पाओगे, अगर ये सिचुएशन क्लियर नहीं है तो तुम नहीं समझ पाओगे।
तुमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन, ये मान लो तुम्हारा ओरिजिन है, इसको 0 मान लो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहां से दिया, तो तुमने ऐसे उठाया इसको, ऐसे, तो इस डायरेक्शन पे ये माइनस, ये मान लो माइनस क्यू, ये मान लो प्लस क्यू, पहले यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू था कहीं पे, इसी डायपोल को तुमने ऐसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। और अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, टॉर्क इस डायरेक्शन में, टॉर्क का काम क्या है कि पी और ई को एक ही डायरेक्शन में रख देना, ठीक है। तो ये उल्टा डायरेक्शन में रेस्टोरिंग टॉर्क काम करेगा, क्लियर। और इस पॉइंट पे इसका ओरिजिन पे जो मीन पोजीशन कहता हूं मैं, इसमें इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, तो ये ऐसे हट जाएगा, फिर टॉर्क इसको ऐसे लाएगा, फिर ये ऐसे जब ये ऐसे हट जाएगा, फिर टॉर्क इसको ऐसे लाएगा, ये हटा ऐसे, टॉर्क ऐसे खींचा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर टॉर्क ऐसे लाएगा। तो इसको आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो अगर एसएचएम है मेरे पास, अगर एसएचएम है तो एक चीज तुम्हें याद रखना है, कोई सा भी टाइम पीरियड का मैक्सिमम जो टाइम पीरियड का प्रॉब्लम होता है वो एसएचएम का स्टैंडर्ड इक्वेशन से हो जाता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम वो क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो ओमेगा होता है रूट ओवर के बाई एम, तो यहाँ बस इसको रखता हूँ यहाँ। अब इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा। इस प्रॉब्लम में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। इस प्रॉब्लम में क्या था, एक डायपोल था, उसको तुमने स्मॉल एंगल में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में शिफ्ट करवा दिया। शिफ्ट करने से वो टॉर्क जब एक्ट करना चालू हो गया, वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रोटेशन हो रहा है ना, एंगुलर सारा कुछ एंगुलर हो रहा है, रोटेशन जो है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रोटेशन का वो आई है, और इसका टाइम पीरियड तुम्हें निकालना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर मेरे पास ऐसा है सिचुएशन, अगर मैंने डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क पी साइन थीटा होगा। तो मैंने लिख दिया टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, यहां से सॉल्यूशन चालू। तो पीई, अब थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। थीटा अगर बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा का जो एक्सप्रेशन है वो है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। अगर थीटा बहुत छोटा है तो थीटा क्यूब और छोटा होगा, थीटा टू द पावर 5 और छोटा होगा। तो हम ये सब नेग्लेक्ट कर सकते हैं साइन थीटा के एक्सप्रेशन से, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में आता है, ठीक है। साइन थीटा का एक्सप्रेशन, कॉस थीटा का एक्सप्रेशन, टेन थीटा का एक्सप्रेशन, तो इतना मैं इलाबोरेशन में जा नहीं रहा हूं, मुझे ये सॉल्व करना है। बस मैंने तुम्हें ये बता दिया कि साइन थीटा इक्वल थीटा क्यों होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो टाउ है ना, ये आई अल्फा होता है, आई अल्फा, ठीक है, इक्वल टू, तो ये जो टॉर्क है और ये जो थीटा है, एक चीज यहां पे मैंने मिस कर दिया, ये जो टॉर्क है और ये जो थीटा है, इस हिसाब से अगर ये ऑसिलेट कर रहा है, उसको खींच रहा है, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता दिया मैंने। अब यहाँ पे साइन थीटा था, चीजों को समझो, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो टॉर्क का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम नहीं है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, क्लियर। और टाउ इक्वल टू क्या है, आई अल्फा, वो तुम रोटेशन में प्रूव कर चुके हो, तो माइनस पीई थीटा। देखो आई एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन याद है, वैसे लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, bv बाई dx, और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, यहां पे मैं लिखूंगा, पहले ये चीजें क्लियर कर दूं, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, है ना। फिर हमें पता था v इक्वल टू होता है डी, यहाँ पे dt है यार, गलती कर रहा हूँ, ठीक करना, ये पता है तुम्हें वैसे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, dx बाई dt है डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओमेगा क्या होता है, d थीटा बाई dt। तो ये वाला v का वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर, ddt ऑफ, ये लिख दूं ddt ऑफ, देखो ये कोई नया चीज नहीं है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, इतना इलाबोरेशन चाहिए भी नहीं। वैसे मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये होगा d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर, मतलब तुम समझ रहे हो ना, मुझे अल्फा को रिप्लेस करना है d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर से, है ना।
मुझे निकालना क्या है, टाइम पीरियड, तो मैं टाइम पीरियड निकालूंगा। देखो तो अल्फा को मैं लिख सकता हूं, अल्फा को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे अलग से लिख देता हूं, अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, तो अल्फा लिख सकता हूँ डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इस माइनस को मैं यहाँ पे लिख, अच्छा इसको छोड़ दो, पी ई थीटा माइनस है, फिर मैं डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल कर दूं माइनस पी ई डिवाइडेड बाई ये आई हो जाएगा इनटू थीटा। ठीक है, तो इसको देखो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, इसको लेके आओगे तो प्लस यहाँ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पी ई डिवाइड बाई आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि तुम्हें टाइम पीरियड निकालना है, तो तुमने तो कोई इक्वेशन निकाल दिया, तुम्हें क्वेश्चन पूछा कि टाइम पीरियड निकालो, तुमने इक्वेशन निकाल लिया। अब यहाँ यहीं से ही सोल्यूशन आ गया मेरा एक्चुअली। देखो कोई सा भी अगर मेरे पास टाइम पीरियड वाला, मैक्सिमम टाइम पीरियड वाला जो क्वेश्चंस होते हैं है ना, मैं आगे भी करवाऊंगा, तब भी देखना ऐसा ही कुछ इक्वेशन में लेके आऊंगा। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन उसके साथ मैच करता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड एसएचएम का इक्वेशन होता है। यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ बस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, बाकी सारा चीज सेम है। इसका मतलब कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो कंपेयर, ये मैं लिखने वाला नहीं हूँ, तुम लिख लो। तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दैट इक्वेशन वी गेट ओमेगा कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, पी ई डिवाइड बाई आई। ठीक, तो ओमेगा कितना होगा, रूट ओवर पी ई डिवाइड बाई आई, ओमेगा मतलब ट्वाइस पाई बाई टी। आई होप कि ये तुमने लिख लिया, तो मैं रब करता हूं। और नहीं लिखा तो तुम बैक कर सकते हो। ट्वाइस पाई बाई टी इक्वल टू रूट ओवर पी ई बाई आई। ठीक है, तो टी कितना होगा, टी यहाँ पे ले लो, टी साइड पे ले लो, उसको ऐसे कर दो, ट्वाइस पाई रूट ओवर आई बाई टी, तो दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसीलिए तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्होंने दे दिया था। क्लियर, तो सिंपल सा एक्सप्रेशन था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तुम्हें सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था कि अगर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होता है, अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट ऐसे किया इस डायरेक्शन से, तो टॉर्क ऐसे एक्ट करेगा, क्योंकि टॉर्क को टी और ई को अलाइन करना है, पैरेलल करना है। ठीक है, तो उसी से ये एंट्रेंस आईआईटी में कहीं पे आया होगा, जेडब्ल्यू में शायद, चेक कर देना। आई होप कि तुम इस क्वेश्चन को भी समझ चुके हो। ठीक है, क्लियर है, तो चलो आगे बात करते हैं। आगे मुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करना था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, तो मैं बहुत जल्दी बता दूंगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। चलो इस वीडियो में बता देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तुम समझो, तुम्हारे पास अगर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर तुम्हारे पास ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहाँ पे ई वेक्टर लिख रहा नहीं लिखूंगा, चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड ई है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, नॉन यूनिफॉर्म है, पॉइंट टू पॉइंट वो वेरी कर रहा है। ठीक है, अब मान लो मेरा जो डायपोल है, देखो डायपोल को अब मैं इंक्लाइन रखने वाला हूं नहीं, क्यों, क्योंकि इंक्लाइनेशन से क्या होता है वो तुम्हें पता है। ठीक है, अब मैं इंक्लाइन नहीं रख रहा हूं, मैं इसको अलाइन करके रख रहा हूं, मतलब माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, अगर अलाइन है तो थीटा कितना है, थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन पी एंड ई। तो अगर अलाइन है तो थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है। अगर 0 डिग्री है तो टॉर्क कितना होगा, 0 होगा, है ना। पीई साइन थीटा है, टाउ इक्वल टू पीई साइन 0, तो 0 होगा। हम लोग ये वाला केस ही पढ़ेंगे, हमें ये पता है कि ऐसे रखने से क्या होगा। अगर देखो नॉन यूनिफॉर्म में होता क्या है, मतलब यूनिफॉर्म में होता यह है कि किसी भी पॉइंट में फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम है, तो इसका मतलब दोनों चार्ज में सेम फोर्स लगता है। मैंने लिखा था ना माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, है ना।
और इस केस में क्या होगा, इस केस में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्ट्रेंथ है। तो तुम्हें अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है ना, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जितना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मुझे बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया। क्लियर? ठीक है, तो हम पहला चीज तो हम टॉर्क को नेग्लेक्ट करने के लिए, मतलब टॉर्क हम नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे। हमें ये पता है कि अगर यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स, नेट फोर्स जो है वो जीरो होता है। हम यहाँ पे फोर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, टॉर्क के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि टॉर्क का वैल्यू हमने लिख लिया, एक्सप्रेशन बना दिया, और यहाँ पे हमने ऐसे सिचुएशन मान के इसको जीरो करवा दिया, अलाइन कर दिया। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ फोर्स जानने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर मैं कहता हूं कि इस डायरेक्शन पे ई जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो देखो यहाँ पे जो फोर्स इसको लगेगा इस पॉइंट पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, हाइपोथेटिकली तुम समझ लो, ये ऐसे लाइंस ऑफ फोर्स, यहाँ पे फोर्स जो देगा वो इसको अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे जो भी फोर्स होगा, F1 फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में होगा। अब जब ये लाइंस ऑफ फोर्स आगे जाते जाते इसको ऐसे फोर्स दिया, F2 फोर्स दिया, तब F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है यहाँ पे, ये बताया हुआ होगा। ठीक है, बता देगा हमें क्वेश्चन पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से नेट क्या फोर्स जीरो हो रहा है? पहली बात, क्या नेट फोर्स जीरो हो रहा है? तो नो, नेट फोर्स इज नॉट जीरो। देन व्हाट इज द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन क्या होगा? F2 माइनस F1 जो भी होगा, इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना? F2 बड़ा है, मतलब नेट फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे होगा, F नेट इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? समझ रहे हो? फिर से चलो, फिर से इसको समझने के लिए, टॉर्क मैंने यहाँ पे जीरो करके रखा है। क्यों? मैंने डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अलाइन कर दिया। ठीक है, मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, डायपोल ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन पे है। ठीक है, इस डायरेक्शन पे है, ये लिखा, तुम ये समझ लो कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, अब तुम, मुझे ये इंफॉर्मेशन दिया गया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे डिक्रीज कर रहा है। तो पहली बात, इस सिचुएशन में टाउ का वैल्यू कितना है? तो मैं देखूंगा कि पी का डायरेक्शन ये है और ई का डायरेक्शन ये है, तो पैरेलल है, तो टाउ का वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एफ नेट का डायरेक्शन क्या है, कौन सी डायरेक्शन में? तो कौन सी डायरेक्शन जानने के लिए मुझे ये वाला सिचुएशन दिया हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब पहले जो लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ आते हुए पहले चार्ज इस ये मिलेगा, इसको बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, मान लो F1 फोर्स से, और जैसे जैसे दूर जाता चला जाएगा, दूर जब इस चार्ज को मिला, तो ये जो इसको रिपेल करेगा F2 से, वो बहुत इसके कंपैरिजन कम होगा। कैसे पता चला? क्योंकि विद द पैसेज ऑफ, मतलब डिस्टेंस जितना बढ़ रहा है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ घट रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला फोर्स कम होगा, मतलब नेट फोर्स का डायरेक्शन कहां पे होगा? इसी डायरेक्शन पे होगा, है ना? क्योंकि F1 का जो है वो F2 से ज्यादा है। क्लियर? तो इसी चीज के ऊपर एनसीईआरटी में डिस्कशन किया हुआ है, मैंने भी वही डिस्कशन किया। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें और नहीं पढ़ना है। ठीक है, बस यहाँ पे तुम ये समझो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स जीरो होगा, टॉर्क भी जीरो होगा अगर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अदरवाइज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टाउ इक्वल टू पी sin थीटा होता है। यहाँ पे भी हमने टाउ इक्वल टू पी sin थीटा को जीरो करके रखा है, हमें बस फोर्स के ऊपर स्टडी करना था। नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स जीरो नहीं होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स जीरो नहीं होगा, वो तो तुम्हें बता देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे वेरी कर रहा है, तो उसके हिसाब से तुम देखोगे कि कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स भी होगा। क्लियर है? तो और मैं यहाँ पे बात नहीं करने वाला, बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद हम, मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम जो मैं होमवर्क देता हूँ, मतलब वो तुम करते रहना। पिछले वीडियो में इतना कुछ होमवर्क नहीं दिया और आज भी शायद इतना मैं दे नहीं पाऊंगा होमवर्क, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे मतलब होमवर्क का रिप्लाई नहीं देते हो, तो आई डोंट नो वेदर यू आर डूइंग और नॉट।
कभी कर लेना, मतलब मुझे रिप्लाई नहीं भी देते हो तो कर लेना, खुद से कर लेना, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला चीज तुम्हें समझ में आया होगा, डायपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।